नमस्कार दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 4 रही है आपकी एनसीईआरटी में। फुल चैप्टर में लेने जा रहा हूँ, लेकिन एक पार्ट में डिटेलिंग नहीं हो पाती है, तो मैं टॉपिक को डिटेल में लूँगा और मैं फुल चैप्टर, ये पार्ट 1 है एनसीईआरटी से रिलेटेड। मतलब आप अगर सीबीएसई बोर्ड में हो या यूपी बोर्ड या और भी किसी रीजनल बोर्ड में हो विच इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, तो आपके मतलब का ये वीडियो है। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। अच्छा होगा एक कॉपी खोल लीजिए, नोट्स बनाते चलिए और साथ में अपनी एनसीईआरटी भी खोल लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी है तो ही आप इंडिया में अच्छी जॉब इंडिया लेवल की पा सकते हो। इसीलिए ये 9-10 एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री चैनल है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराउंड अस, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एनसीईआरटी बुक में जो पहला पैराग्राफ है उसमें यही सब चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं कुछ बातें और भी बताता हूँ। जैसे देखिए, ऑर्गेनिक टर्म आया है ऑर्गन से, और ऑर्गन का मतलब होता है लाइफ। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर रिलेटेड विद लिविंग बीइंग्स। वो चाहे हम लोग हो गए, इंसान हो गए, जानवर हो गए, एनिमल्स कोई भी हो गए, प्लांट्स हो गए, तो किसी भी तरह का कोई लाइफ से जुड़ा हुआ है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। और इसकी डेफिनेशन देखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली, अब मैं अगर ये लिखता हूँ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए मैं इनको हटाता हूँ और आपको इसकी मॉडर्न डेफिनेशन लिखवाता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स are called organic compounds। तो इसमें देखिए दो बातें आ रही हैं, एक तो वो जो खुद हाइड्रोकार्बन है और दूसरे जो हाइड्रोकार्बन से डेराइव हुए। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं। अब अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसका मतलब है कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन are called हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ दो चीज़ें हों, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। और इनका डिटेल जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको इन सब का डिटेल भी मिलेगा। आप देखते चलिएगा कि ये क्या है, इनके बारे में
अभी हमको चैप्टर में पढ़ना है। तो वैसे भी देखिए, जब अगर हाइड्रोकार्बन नेम लिखा हुआ है तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो वो, तो ऐसे कंपाउंड तो ऑर्गेनिक है ही, और उनके डेरिवेटिव। तो देखिए, अगर मैं इसमें डेरिवेटिव्स की बात करूं, देखिए डेरिवेटिव के लिए मेरे पास बहुत एक अच्छा सेंटेंस है कि डेरिवेटिव मीन्स, जैसे वी आर डेरिवेटिव्स ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता के डेरिवेटिव हैं। तो डेरिवेटिव का मतलब है जिनसे हम लोग डिराइव हुए हैं। जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे एल्केन है, तो एल्केन से अल्कोहल बन जाते हैं, एल्केन से एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हो, अब इसे डेरिवेटिव में मैं आपको लिखवाता हूँ कुछ कंपाउंड्स, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एटसेट्रा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये मैंने आपको मॉडर्न डेफिनेशन बताई। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी मैंने लिख दी। अब ये क्या होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो इसको पढ़ते चलिएगा, अभी आगे के पार्ट्स में ये सब चीज़ें आएंगी। तो चलिए, हम लोगों की डेरिवेशन मतलब डेफिनेशन तो ये आराम से हो गई। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझ गए कि क्या क्या होते हैं। मैं कुछ कंपाउंड लिख देता हूँ। देखिए, CH4, C2H6, C2H4, C2H2। देखिए, इनमें सिर्फ हमको कार्बन दिख रहे हैं, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा ध्यान से, इनके अंदर हमको सिर्फ कार्बन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये हमारे देखिए हाइड्रोकार्बन हो गए। अब देखिए CH3, CHO, C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, C6H5, CH2OH, C6H5, COOH, CH3COOH, एट्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखे हैं, पहले इनको देखिए आप। दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, 10th का एग्ज़ाम देना है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद और सारे क्वेश्चन करने के बाद मेरे वीडियो से इधर उधर से एक भी मार्क्स का नहीं आएगा। ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही जानते होगे आगे का सेंटेंस आप खुद पूरा कर लो। तो ये हमारे हैं हाइड्रोकार्बन्स। इनमें आप ध्यान से देखिए, कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। और भी मैं दिखाता हूँ। सिक्स कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। So total 7 carbon and 8 hydrogen. But it is very clear here that
there are only two types of atoms in these compounds, and these are carbon and hydrogen. So these compounds are hydrocarbon. So these are organic compounds. Now move on these compounds. In these compounds there are other atoms as well. Although there are carbon and hydrogen, but other atoms such as oxygen, and I am giving some more example: CH3Cl, C2H5, NH2, etc. So this compound contains carbon, hydrogen, one carbon, four hydrogen, but one oxygen as well. So this compound is derived from हाइड्रोकार्बन. जैसे ये कंपाउंड देखिए आप CH4, ये CH4 का डेरिवेटिव है. CH4 में एक H को हटाया गया है, उसकी जगह एक OH आ गया, तो ये उसका डेरिवेटिव है. तो जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एटम होंगे, जैसे ऑक्सीजन, जैसे क्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, तो ये कहलाएंगे उनके डेरिवेटिव्स. तो ये क्या हो गए? सो दीज आर डेरिवेटिव्स. ये डेरिवेटिव हो गए. अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या. ये सब एक एक करके आएंगे. नोट्स ज़रूर बनाते चलिए. तो अब आपकी डेफिनेशन हो गई. अब चलिए हम अपने आसपास, आप जहाँ पे भी बैठे हुए हो, जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हो, इस समय वीडियो देख रहे हो, आप सबसे पहले अपने क्लॉथ्स को देखिए, कपड़ों को देखिए. ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन से बना हुआ मटेरियल है. आप किसी भी तरह का कोई कपड़ा पहने हो, कॉटन हो, सिंथेटिक हो, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सारे कंपाउंड कपड़ों में आपके ऑर्गेनिक हैं. और फिर आप देखिए अपने आसपास, आपके पास आपका स्कूल बैग पड़ा होगा, वो प्लास्टिक से बना हुआ मटेरियल है, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और फिर खुद अपनी बॉडी को देखिए, अपने शरीर को देखिए, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को देखिए. इसमें से ज़्यादातर पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. सो वी आर सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो हम कपड़ों के अंदर भी ऑर्गेनिक, और हमारे कपड़े भी ऑर्गेनिक, और हमारे आसपास कोई भी ऐसा मटेरियल जो प्लास्टिक का बना हो, प्लास्टिक जैसी मटेरियल का बना हो, पॉलीथीन, कोई भी वुडन, भाई लिविंग बीइंग से जुड़ी हुई चीज़ तो ऑर्गेनिक होती है, वो तो पहचान लोगे. अब आपके घर में फर्नीचर है, लकड़ी का बना हुआ है, तो वो प्लांट से आया है, ऑर्गेनिक हो गया. और अब आपके घर में, जैसे आप अपनी बुक्स को उठा लीजिए, तो बुक्स भी होती हैं, आपको पता है, पेपर पल्प से बनती है, वो भी ट्रीज से आता है, वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है. हमारे आसपास ऑर्गेनिक मटेरियल बड़ा भरा पड़ा है. बस जैसे आपके ऊपर फैन घूम रहा है, वो मेटल का है. और जैसे आपकी फर्श देखिए, अपने आसपास देखिए, आपकी जो फर्श है वो हो सकता है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, अगर वाइट मार्बल है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें हालांकि कार्बन है, बट इट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो आपकी जो फर्श है, या आपकी वॉल देखिए अपने आसपास, अपनी छत देखिए ऊपर, तो ये सारा जो मटेरियल है ये आपका ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है.
बाकी सारा मटेरियल आपके आसपास, या तो आपको मेटल दिखेगा, मेटेलिक चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है। नॉन मेटेलिक जो भी चीज़ें में आपको दिखेंगे, किसी भी तरह का क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ कपड़े हो गए, खुद हम लोग हो गए, प्लास्टिक हो गया, किसी भी तरह का प्लास्टिक, पॉलीथीन किसी भी तरीके का, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे आसपास है। तो हमको अपने आसपास ऑर्गेनिक मटेरियल को पहचानना चाहिए। अब आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो आपको मैं 2 पॉइंट और बताऊंगा जो इसमें पहले पैराग्राफ में गिवन है। अब देखिए, मैंने 2 इसमें डेटा आपके सामने लिख रखे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ऑकरेंस क्या है कार्बन की। हमारे अर्थ में कार्बन का क्या परसेंटेज है, कितना है कार्बन, क्योंकि लिविंग बीइंग से जुड़ा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर एलिमेंट है वो है कार्बन। तो कार्बन पे अगर हम फोकस करें, कार्बन कितना है, तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मतलब हमारे कदमों के नीचे जो ज़मीन है उसका हिस्सा, अगर हम खोदते जाए उसमें से मिट्टी निकलेगी, पहले रेत निकलेगी, पत्थर निकलेंगे, और फिर खोदते काफ़ी नीचे जाने पर हमको मिलेंगे मॉल्टेन रॉक्स। तो मॉल्टेन रॉक और ऊपर अपर सरफेस के बीच की जो लेयर है अर्थ की, उसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें कार्बन कितने परसेंट होता है, आप देखिए 0.02% कार्बन। और मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर 1 इज़ ऑक्सीजन, कितना होता है 46.6%। नंबर 1 ऑक्सीजन है, नंबर 2 सिलिकॉन है, नंबर 3 एल्युमिनियम है, और कार्बन का तो बेचारे का कहीं कोई नंबर ही नहीं है। अगर टॉपर के 46.6% है तो 0.02% बेचारा, उसकी क्या हैसियत होगी। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म में, तो देखो एक लिखा है कार्बोनेट, इसको आप याद करिए, कार्बोनेट फॉर्मूला CO3, और ये एक आयन है, ये एक एनायन है, मतलब ऐसा आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज है। आयन का मतलब होता है स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैटायंस, एंड negatively charged particles are called anions. So it is anion, CO3 2- इसका फॉर्मूला है। फिर देखिए बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। CO3 2-, बट बाई 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक आपको फ्री मिलता है। कैसे, देखो ये आपका कार्बोनेट है, ये आपका बाइकार्बोनेट है। अगर इस बाइकार्बोनेट में हम एक H+ ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, H+, हाइड्रोजन आयन, तो देखो इसका फॉर्मूला HCO3 हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला देखिए, एक H है यहाँ पर, देयर इज 1 H एंड 1 CO3, सो टोटल वी हैव HCO3। ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट, और इसकी वैलेंसी क्या है, -1। कैसे पता चला,
बोला देखो इस पे -2 इस पे +1, तो -2 + 1 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और अगर ये -1 आया है तो इसका मतलब है हमको पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, -2 + 1 = -1, तो इस पे चार्ज हो गया -1। तो कार्बोनेट आयन होता है CO3 2- और बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3-। तो मेटल के कार्बोनेट होते हैं, मेटल के बाइकार्बोनेट होते हैं, उस फॉर्म में हमारी अर्थ क्रस्ट होती है। जैसे देखिए अब ये फॉर्मूले आपके पास देखो लिखे हुए हैं। अब जैसे मैंने लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम होता है Na+, सोडियम आयन होता है Na+, Na की वैलेंसी +1 होती है और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी -1 होती है। तो अगर हम इसको लिखें, Na लिखा, HCO3 लिखा, Na की वैलेंसी HCO3 के पास मतलब क्या 1, और HCO3 की वैलेंसी भी 1 है, तो ये 1 1 तो लिखे नहीं जाते हैं। और अगर कुछ लिखा नहीं है तो ब्रैकेट क्या करेगा, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया NaHCO3। अब चलिए मान लीजिए होता कैल्शियम कार्बोनेट, आपके घर में जो मार्बल लगा हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। कार्बन तो इसमें भी है, ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑकरेंस ऑफ कार्बन। अर्थ में कार्बन है कहाँ कहाँ, क्योंकि उसी से तो बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमने कैल्शियम लिखा, अभी कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2+ होती है, और कार्बोनेट की क्या होती है, 2- होती है। तो हमने Ca लिखा, CO3 लिखा, इसकी वैलेंसी इधर लिखी 2, इसकी वैलेंसी इधर लिखी है 2, और जब दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू कैंसिल हो जाती है, और जब कुछ है ही नहीं तो ब्रैकेट की क्या ज़रूरत है। ये देखिए हमारा CaCO3, ये NaHCO3, और उसी तरीके से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर कोल भी है, कोयला, उसके अंदर काफ़ी कार्बन है। पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है उसके अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, पैराफिन वैक्स भी है, ये सब चीज़ें हैं, मोबी ऑयल भी है। इन सब चीज़ों का मिक्सचर है पेट्रोलियम, और इनके अंदर भी सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं। तो ये सब तो हो गए हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% कार्बन है, जो कि काफ़ी कम है। नोट करते चलिएगा सब कुछ छूट गया हो बैक करिए, नोट करिए। अच्छा लगे तो ही लाइक करिए, तो ही सब्सक्राइब करिए, और तो ही शेयर करिए, ठीक है। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। याद रखना, अच्छा लगे अपना लो, बुरा लगे मारो गोली मुझको छोड़ो, ऐसे कितने पड़े हुए यूट्यूब पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर आप समझते हैं, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर अराउंड अस, हमारे आसपास जो एयर है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। उसके अंदर हमको पता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फिर 1% में बाकी चीज़ें हैं। हमको पता है
कि नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 28%, 21%, और रेस्ट क्या हुआ 1%। और उसके अंदर कई गैसेज हैं और उसी के अंदर है हमारा 0.03% CO2। तो जो भी कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो इतना है। एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन को मैंने बताया है और जितना डिटेल देना था मैंने उसको डिटेल दे दिया। सारा का सारा काम मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपका पहला पैराग्राफ खत्म हुआ है एनसीईआरटी का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग कैसी है? कार्बन की बॉन्डिंग को हमें समझना है कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है। तो देखिए, हमारे दुनिया में कंपाउंड्स दो तरीके के हैं। एक हैं आयनिक कंपाउंड्स और दूसरे हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये इनमें होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवैलेंट कंपाउंड में होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड बनते हैं मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन से, और ये बनते हैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से। आयनिक कंपाउंड में हम आयनिक वैलेंसीज यूज़ करते हैं जो +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3 होती है मोस्टली। +1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन देगा, -1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, +3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन देगा, -3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। मैंने इसमें +4 और -4 इसलिए नहीं लिखा कि वो मोस्टली पॉसिबल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता मैं आपको बताऊंगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर जो वैलेंसी होती है, कोवैलेंसीज क्या क्या होती हैं 1 2 3 4, मोस्टली ये 4 तरह की कोवैलेंसी आप लोग लेके चलो 1 2 3 और 4। तो एक खास बात है कि आयनिक वैलेंसी में 4 इज मिसिंग। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के लिए देना मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन देखना टफ हो जाता है, और दूसरे से बाद जब तीसरा देता है तो और टफ हो जाता है, तो तीसरे के बाद चौथा देना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। बाकी और डिटेल आप जब 11th में जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन इतना जानना आपके लिए काफ़ी है कि नॉन मेटल हैं। और ध्यान रखिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और FCl, Br, I, ये जो कंपाउंड है, फास्फोरस और लिख लो, ये सारे नॉन मेटल्स एंड फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पाए जाते हैं, और इसमें सारे के सारे नॉन मेटल हैं। तो एक बात बहुत क्लियर है, क्या चीज़? अब एनसीईआरटी में अपनी गाथा उन्होंने बताई है, ठीक है, मैं भी बताऊंगा पूरी बात, फिर आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब मेटल और नॉन मेटल
अब मेटल आप जानते ही हो, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आप मेटल को जानते हो, आयरन है। अब नॉन मेटल को आप जानते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो गैस है वो तो नॉन मेटल है ही। अब हैलोजन में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन और आयोडीन भी नॉन मेटल होते हैं। फास्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। तो गैस है वो तो सब नॉन मेटल हैं ही, और इसके अलावा भी ये सारे नॉन मेटल हैं। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही सारे एलिमेंट पाए जाते हैं तो ऑब्वियस है कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड ही बन सकता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन है कि जब भी दो नॉन मेटल जब भी मिलते हैं, जब वी मेट, वी का मतलब यहाँ क्या है, नॉन मेटल। जब दो नॉन मेटल मिलेंगे तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, हमेशा शेयरिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर की शेयरिंग, दो पेयर की शेयरिंग, तीन पेयर की शेयरिंग और चार पेयर की शेयरिंग। तो ये आयनिक कंपाउंड और ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो दो तरह के कंपाउंड होते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कार्बन कैन नॉट हैव C+4 एंड C-4। ये कार्बन नहीं बना सकता है। क्यों? बिकॉज C+4 मीन्स, देखो पहले मैं आपको कार्बन दिखाता हूँ। 6C12 कार्बन, ये क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है इसका मास नंबर। इसके पास 6 प्रोटॉन, नीचे जो लिखा होता है वो प्रोटॉन होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन ये माइनस ये, तो 12 माइनस 6 करोगे 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब इसका न्यूक्लियस है, उसमें +6 है, 6 प्रोटॉन, उसका चार्ज टोटल +6 है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। 6 प्रोटॉन मीन्स +6 चार्ज, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अब देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 और ये 4। अब आप देखिए, जब ये एटम है, कार्बन एटम है, न्यूट्रल एटम, तो 6 टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया 6 और 6 6 बराबर हो गए। उधर भी 6 पहलवान, उधर भी 6 पहलवान, दोनों की ताकत बराबर है, खेल बढ़िया है। लेकिन अब सोचो, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब क्या है, +6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 माइनस के, तो अभी 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस ताकतवर है, तो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़े हुए। अब अगर आप दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भैया बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो किसी तरीके से मैनेज कर लिया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन्स आर स्टिल 6, सो प्लस चार्ज 4 एंड -4। अभी 6 प्रोटॉन, एक तरफ सोचो 6 पहलवान और एक तरफ सोचो 2 पहलवान, जहाँ पे पहले 4 पहलवान, तो भैया अब ये 6 पहलवान भारी होंगे। अब इसमें से खींचना कठिन होगा। फिर भी मान लो ये पहलवान तगड़े थे, ज़्यादा मैंने लिख दिया था शायद। अब 2 निकलने के बाद देखो इतने बचे, 1 2 3 4। अब अगर हमने एक और निकाल दिया, ये देखो एक और निकाल दिया। देखो मैं पहले फिर से दिखाता हूँ, ये 4 थे, पहले एक निकला, 3 बचे, फिर एक निकला, 4 बचे, फिर एक किसी तरीके से निकाला, है ना, ये इनके प्रकार ने जोर लगा के हैसियत निकाल लिया। अगर एक निकाल लिया, अब बड़ा मुश्किल हो गया, अब निकालना करीब करीब नामुमकिन हो गया।
इसीलिए 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन इट नीड्स वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उतनी एनर्जी पे बॉन्ड फॉर्मेशन कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं बनता है। तो आपने देखा कि C+4 क्यों नहीं ले सकता है। अच्छा, फिर देखिए कि भैया -4 क्यों नहीं ले सकता है। वाई नॉट C-4। C-4 का मतलब है, फिर देखो +6 है, 2 इसमें, 1 2 3 4 पहले से थे, 4 हो गए। सोचो +6 और +10, तो 6 जो है 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए C-4 भी नहीं बन सकता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ओवर 10 इलेक्ट्रॉन्स बाई जस्ट 6। अब आप कहोगे 9 को कर सकता है, तो हाँ 9 को करता है, कई जगहों पर करता है, जैसे नाइट्रोजन करता है, वहाँ पे 7 होता है, वो 9 को होल्ड करता है, लेकिन 4 तक होल्ड कोई नहीं कर पाता है, ये रियलिटी है। इसीलिए +4 और +4 और -4 ये वैलेंसी जनरली नहीं होती। इसका मतलब है कि कार्बन कांट फॉर्म आयनिक फॉर्म, इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बना सकता है, डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। मतलब कार्बन में या तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 4 होती है उसकी वैलेंसी। तो या तो कार्बन से ऐसे 4 डंडियाँ लगी होंगी, या फिर ऐसे 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो ये भी 1 2 3 4 होंगे। देखो 4 वैलेंसी का मतलब 4, और मेरी लैंग्वेज में लिखोगे 4 डंडी, देयर आर 4 डंडी, और डंडी मतलब डंडी, डंडी मतलब ये डंडी गिन लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। 3 बॉन्ड बन सकते हैं, या तो सिंगल बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, या डबल बनेगा, या ट्रिपल बनेगा। तो यह कार्बन या तो ऐसे बॉन्डिंग करेगा, या ऐसे करेगा, या ऐसे भी कर सकता है। देखो इसमें क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड्स, ये है हमारा 4 सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है, इसमें है 2 डबल बॉन्ड्स। दीज आर वेरियस पॉसिबिलिटीज विथ कार्बन एटम। इसमें क्या है, 1 डबल 2 सिंगल, ये भी 1 2 3 4 हो गया, या फिर 1 ट्रिपल 1 सिंगल। तो दीज आर 4 पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स। अब मैंने एनसीईआरटी में देखा कि इन्होंने आपको समझाया है कि ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इन 1919 लैंगमुअर gave concept of कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लैंगमुअर, और आज से एग्जैक्टली 103 years जस्ट फ्रॉम नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स वॉज गिवन बाय लैंगमुअर। जैसे आप देखो हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। अभी हमने एक हाइड्रोजन लिया, दूसरा हाइड्रोजन लिया, एक ने अपना दिया, एक ने अपना दिया। एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाऊंगा, एक के क्रॉस से दिखाऊंगा, और देखिए दोनों का डबलेट पूरा हो गया। इसके पास कितने हैं गिन लीजिए,
इस सर्किल में हाइड्रोजन एक इसका एक शेयरिंग से मिला, इसका भी ये सर्किल है, एक इसका एक इसका, दोनों के पास 2 हो गए। अब दोनों की ख्वाहिश यही थी कि 2 हो जाए पूरे। मैं हीलियम बनना चाहता हूँ, ये डायलॉग है हाइड्रोजन का। वो हीलियम बनना चाहता है तो बन गया और एक पेयर है शेयरिंग का, तो H और H के बीच एक डंडी लगा दो। एक डंडी मतलब एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ ऑक्सीजन 2,6 देखिए, and when we are using bonding, whenever there is bonding between 2 atoms, then valence electrons are used. Means electrons in valence shell, electrons in last shell are taken. So 2,6, so we have to take 6 electron. Now oxygen. This oxygen gave 2 electrons and this oxygen gave 2 electrons. And oxygen has total 6. You can see this oxygen has 1, 2, 3, 4, 5, 6. This oxygen has 1, 2, 3, 4, 5, 6. So अब हम इसका सर्किल बनाते हैं। देखो ये बना ऑक्सीजन, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑक्सीजन की ख्वाहिश है मैं नियॉन बनना चाहता हूँ। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, configuration 2,8. So oxygen want to have 8 electron and it obtain 8. And this is for this oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we can write this O, double dandi O. 1 dandi, 1 pair is shared. 2 dandi, 2 pairs are shared. And there are 2 pairs are shared. 2 electrons from this oxygen, 2 electrons from this oxygen. And we can also write remaining electrons. देखिए 1, 2, 3, 4. This oxygen still has 4 electrons without having involvement in chemical bonding. And this also है। अब जब मैं बनाऊंगा तो अब इसको मैं क्रॉस नहीं दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं लोन पेयर, शॉर्ट में LP। जो बच जाते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं। अब आप देखिए, फिर हम आते हैं नाइट्रोजन NN। ठीक है, नाइट्रोजन होता है 7, 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन there should be pairing of 6 electrons, 3 electrons each। देखो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। देखिए नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन हैज 1, 2, 3, 4, 5। दिस नाइट्रोजन हैज 5 electron। दिस नाइट्रोजन also have 5 electron and 3 electron each are shared between 2 nitrogen atoms। तो क्या हो गया, अब आपके सामने है, ये N 3 पेयर तो 3 डंडी, और देखो एक पेयर बचा इधर बना दो, एक पेयर बचा इधर बना दो, ये हो गया लोन पेयर। और इसमें बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड और इस पे बना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये मैंने तीनों आपको बताए, लेकिन अब कार्बन में कैसे होते हैं तो ये बताऊंगा, लेकिन अगले टर्न पे बताऊंगा। पढ़िए चैप्टर को अच्छे से, फिर आऊँगा इसके पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द।
तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।